एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रमेश और छोटा भाई सुरेश दोनों एक ही घर में पले बढ़े थे, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। रमेश को काम से ज्यादा आराम पसंद था, वहीं सुरेश बचपन से ही मेहनती और सीधा सादा लड़का था। उनके पिता राम प्रसाद गांव के एक साधारण किसान थे। सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते और अपने दोनों बेटों को अच्छी सीख देते। एक शाम की बात है, रामप्रसाद खेत से काम करके घर लौटे थे। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान साफ दिखाई दे रही थी। घर में चारपाई बिछी हुई थी। रमेश और सुरेश वहीं बैठे आपस में बातें कर रहे थे। रामप्रसाद भी आकर चारपाई पर बैठ गए और दोनों बेटों से कहने लगे, बेटा, जरा ध्यान से सुनो। आज मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहता हूं। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी मुश्किल वक्त भी सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में इंसान का साथ देती है उसकी मेहनत और उसके अपने लोग। इसलिए हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना और सही रास्ते पर चलना। बाबूजी, आपकी हर बात हमें हमेशा याद रहेगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा और चाहे जैसे भी परिस्थिति आए, मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, आप इतनी चिंता मत किया करो, सब ठीक ही रहेगा। हम दोनों मिलकर घर भी संभाल लेंगे और जमीन भी। दोनों बेटों की बातें सुनकर रामप्रसाद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे उनकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ यही बातें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थीं। एक दिन अचानक रामप्रसाद की तबीयत खराब हो गई। घर का माहौल एकदम बदल गया। रमेश और सुरेश दोनों ही घबरा गए। भैया, बाबूजी की तबीयत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई? हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तू बाबूजी के पास ही रह सुरेश, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये कहकर रमेश जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गया। उधर सुरेश घबराया हुआ चारपाई के पास ही खड़ा रहा। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। रामप्रसाद चारपाई पर लेटे हुए थे। उनकी सांसें धीरे धीरे भारी होती जा रही थीं। सुरेश बस खड़ा होकर अपने बाबूजी को देख रहा था। उसके मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी। तभी कुछ देर बाद रमेश डॉक्टर को लेकर घर पहुंच गया। डॉक्टर ने रामप्रसाद को ध्यान से देखा, उनकी नब्ज टटोली और फिर कुछ पल के लिए चुप हो गया। घर के आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे बहुत अफसोस है, अब ये हमारे बीच नहीं रहे। इनकी सांसें कुछ देर पहले ही थम चुकी हैं। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब इन्हें वापस लाना संभव नहीं है। ऐसे समय में हिम्मत रखना बहुत जरूरी होता है। आप दोनों को अब खुद को संभालना होगा। डॉक्टर की यह बात सुनते ही घर का माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया, जैसे पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई हो। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि रमेश बस चुपचाप अपने बाबूजी को देखता रह गया। श्मशान घाट में चिता को अग्नि दे दी गई थी। लकड़ियों में लगी आग धीरे धीरे जल रही थी और माहौल बेहद शांत था। उस पल दोनों भाइयों को एहसास हो रहा था कि उनके बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जीवन का एक बड़ा सहारा हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुका था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। घर वहीं था, लेकिन अब हर कोना खाली खाली सा लगता था। आंगन में पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। बाबूजी की आवाज, उनकी बातें, सब जैसे यादों में बदल गई थी। दोनों भाई अपने अपने ख्यालों में खोए रहते थे। सुरेश, अब घर की जिम्मेदारी हमें ही संभालनी होगी। हाँ भैया, जो भी करना है मिलकर करेंगे। लेकिन एक बात और है, जमीन का भी कुछ तय करना पड़ेगा। ठीक है भैया, आप जैसे सही समझो वैसा ही कर लेते हैं। देख सुरेश, तू तो मेरा छोटा भाई है, मैं तेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगा। भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जैसा ठीक समझो वैसा कर लो। ऐसा करते हैं कि जमीन मैं देख लेता हूँ, तुझे कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। वो सामने वाली जमीन थोड़ी आसान है संभालने में, मैं वही ले लेता हूँ। और जो दूसरी तरफ है ना,
तू संभाल लेना, वैसे भी तू मेहनती है। ठीक है भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश को क्या पता था कि जिस जमीन को रमेश आसान बता रहा है वही सबसे उपजाऊ थी, और जो हिस्सा सुरेश को मिल रहा था वो लगभग बंजर था। कुछ ही दिनों में जमीन का बंटवारा हो गया। जैसा रमेश चाहता था वैसा ही हुआ। उसने अच्छी और उपजाऊ जमीन अपने पास रख ली, जबकि सुरेश के हिस्से में सूखी और बंजर जमीन आई। अरे भाई, ये तो ठीक ना हुआ। छोटका लड़का सीधा साधा है, ऊपर से बाबूजी के जाने का दुख अलग। थोड़ा रुक रुक के प्यार से समझाता तो अच्छा था। बड़का भाई होके भी ऐसे करना सही ना लग रहा। हम तो कब से देख रहे हैं, सुरेश के हिस्से में तो ढन की मिट्टी भी ना आई। हाँ, रमेश का मन कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है आजकल। बाप का उठते ना उठते जमीन पे नजर गड़ा ली। छोटके को तो कुछ समझ में ना आवत, जो भैया बोले वही मान लेवत है। लेकिन सुरेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। सुरेश घर के भीतर आया तो रमेश पहले से ही चारपाई पर बैठा आराम कर रहा था। तभी रमेश ने उसे देखते ही बात छेड़ दी। अरे सुरेश, कहाँ रह गया था? गांव वाले तो ना जाने क्या क्या बोले जा रहे थे। तू मन पे मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। लोग तो बोलते ही रहेंगे, अपना घर परिवार हमको ही संभालना है। तू बस मेरी बात मानता चल, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, जो आप कह रहे हो वही ठीक होगा। बस इतना है कि बाबूजी का घर आंगन जैसे तैसे चलता रहे, यही मन में है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो सब संभल जाएगा। मुझे तो बस ये लगे कि बाबूजी की सीख पर कहीं आंच ना आए। अरे सुरेश, तुझे कौन सा सब अकेले करना है? मैं हूं ना, बड़ा भाई किस दिन काम आएगा। देख, तू परेशान मत हो, जमीन घर सब ठीक से बट जाएगा। मैंने गांव के पटवारी से भी बात कर ली है, बस कागज तैयार होने वाले हैं। इतनी जल्दी? मैंने तो अभी सोचा भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अरे भाई, दुनिया तेज चलती है। हम धीमे चलेंगे तो लोग ही हमारे ऊपर चल जाएंगे। तू भरोसा रख, सब तेरे भले के लिए ही कर रहा हूँ। दोनों भाई वहीं बैठे थे। एक के मन में सीधा सादा विश्वास, दूसरे के दिल में छिपी हुई कोई गहरी चाल। गांव की हवा भी जैसे इस अनकहे तनाव को महसूस कर रही थी। सुरेश को लगा सब सामान्य है, लेकिन हालात अब चुपचाप एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे जहां भाईचारे की गर्माहट एक इम्तिहान से गुजरने वाली थी। जमीन बांटने के बाद दोनों भाई अपने अपने हिस्से वाले खेत की तरफ चले गए। सुरेश का हिस्सा छोटा था, घर से थोड़ा दूर की तरफ। मिट्टी थोड़ी कमजोर थी खेत की और पानी भी कम पहुंचता था, पर सुरेश ने बिना शिकायत अपना काम शुरू कर दिया। खेत की मेड़ ठीक थी और अकेले ही खेत में फावड़ा चलाने लगा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बस काम करने की आदत और दिल में शांति। उधर रमेश की जमीन बड़ी और उपजाऊ थी। इस बात का उसे भीतर ही भीतर बड़ा गर्व था। वो खेत पर आता तो था, कभी 2 कुदाल चला देता, कभी बस मिट्टी हाथ में उठाकर देख लेता, बस इतना ही काम। बाकी समय वो मेड़ पर बैठकर आसपास का नजारा देखता रहता, जैसे उसके खेत को सिर्फ उसके होने भर से फसल मिल जाएगी। लेकिन जमीन को सिर्फ नाम नहीं, मेहनत भी चाहिए होती है, और वक्त आने पर ये फर्क साफ दिखने वाला था। सुरेश अपने छोटे से खेत में हर रोज पूरा दम लगाकर काम करता। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही खेत में पहुंच जाता, मेड़ ठीक करता, मिट्टी पलटता, खुद ही पानी की लाइन जोड़ता और शाम तक बीज छांटता रहता। उधर रमेश का खेत धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। ऊपरी मिट्टी सूखती जा रही थी, क्योंकि उस पर सिर्फ नाम का ही काम हुआ था। गांव वाले जाते जाते दोनों खेतों को देखते और फर्क नजर आने लगा। सुरेश, तूने ध्यान दिया? मेरा खेत पता नहीं क्यों दिन ब दिन सूखता जा रहा है। पानी भी दिया था, फिर भी मिट्टी ढीली नहीं पड़ती। हाँ भैया, देखा मैंने। मिट्टी थक गई होगी शायद, थोड़ा और मेहनत मांग रही है। मेहनत? हाँ, पर तेरी तो पहले से भी बंजर जमीन थी, वो तो आजकल हरी भरी दिखने लगी है। तो करता क्या है उसमें? कुछ खास नहीं भैया, बस रोज थोड़ा थोड़ा काम कर लेता हूँ। गोबर खाद डाल दी, घास फूस निकाल दी, मिट्टी को समय दिया बस।
लोग भी यही कह रहे थे कि तेरे खेत में फिर से जान लौट आई है और मेरा पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह जाता हूँ तो मिट्टी में नमी ही नहीं मिलती, बीज डालता हूँ तो जड़ पकड़ती ही नहीं। कई लोग तो पीछे से ताना भी मारने लगे हैं। बड़ा भाई होकर खेत संभाल नहीं पा रहा। ये सब सुनकर मन और भी खट्टा हो जाता है। यहीं बातचीत खत्म हुई, लेकिन सुरेश की बातों ने रमेश के मन में कुछ तो बदल दिया था। उसे पहली बार साफ समझ आया कि अगर सच में अच्छी फसल चाहिए तो खेत में पसीना भी उसी का गिरना पड़ेगा। सिर्फ जमीन अच्छी होने से कुछ नहीं होता। कुछ ही हफ्तों में रमेश के खेत का हाल और बिगड़ गया। मिट्टी ऊपर से फूटी फूटी दिखती थी, नीचे हाथ डालो तो बिल्कुल सूखी, जैसे उसमें जान ही न बची हो। ये क्या मुसीबत है? इतनी अच्छी जमीन थी, अचानक ऐसे कैसे बिगड़ गई? बीज भी सही डाले थे, खाद भी डाल दी थी, फिर भी कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा। लोगों के ताने तो अलग ही पड़ रहे हैं। अब कहीं मेरी ही किस्मत रूठ तो नहीं गई? पर असली वजह रमेश भी जानता था। जमीन अच्छी हो या बुरी, मेहनत का पसीना न गिरे तो खेत भी रूठ ही जाता है। और उसकी यही लापरवाही अब धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगी थी। मिट्टी जैसे उससे नाराज हो चली थी, हर कदम पर उसका साथ छोड़ती हुई। कुछ दिन पहले तक जो खेत उसे रुतबा देता था, आज वही खेत उसकी कमजोरी बनकर सामने खड़ा था। अरे यार, देखा तूने? छोटे वाले सुरेश का खेत तो चमक रहा है और रमेश का तो बस नाम का बचा है अब। शायद ऊपर वाला भी देख रहा होगा सब। किसी का हक मारकर ली हुई जमीन कितने दिन साथ देती है। आज नहीं तो कल अपना रंग तो दिखाएगी ही। मिट्टी भी जानती है किसके हाथ में सच है और किसके मन में चालाकी। कहते हैं ना, मेहनत की कमाई टिकती है, बाकी सब हवा में उड़ जाता है। बात तेरी ठीक है, जमीन मेहनत मांगती है, चतुराई नहीं। देखना, सुरेश पसीना बहा रहा है, इसीलिए मिट्टी भी मुस्कुरा रही है। धीरे धीरे गांव में इसी तरह की बातें आम होने लगी। किसी के दरवाजे पर खड़े दो लोग हों या खेत के किनारे बैठा बुजुर्ग, हर जगह सुरेश की मेहनत का जिक्र और रमेश की लापरवाही का ताना सुनाई देता था। माहौल ऐसा बन गया था कि लोग बिना नाम लिए ही समझ जाते थे किसके बारे में बात हो रही है। गांव की हवा भी जैसे कह रही थी, मेहनत का फल दिखता है और चालाकी का अंजाम भी। दिन बीतते गए और रमेश के खेत की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। चाहे जितनी बार पानी दे, मिट्टी जैसे जवाब ही नहीं दे रही थी। सूखे पत्तों की खरखराहट में रमेश का मन और भी भारी हो गया। एक शाम वो खेत के बीच खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। बंजर धरती, सूखी हवा और टूटे पौधों का ढेर, ये सब उसे अपनी ही गलती का आईना लग रहे थे। अब बस नहीं होता मुझसे। ये जमीन तो जैसे मेरी किस्मत ही खा गई। न मेहनत हो पाती है, न खेत संभलता है। बेहतर है इसे बेच दूं। जब हाथ से कुछ बन ही नहीं रहा तो फिर खेत रखने से क्या फायदा। शायद बेच कर ही नई शुरुआत कर पाऊं। कम से कम दिन रात का ये टेंशन तो खत्म होगा। लेकिन किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। रमेश ने तो मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो जमीन बेच देगा, पर उसे क्या पता था, यहीं से कहानी एक ऐसी दिशा बदलेगी जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर तप रहा था और सुरेश अपने खेत में हल्का सा काम कर रहा था। तभी पीछे से किसी की तेज आवाज आई। अरे सुरेश, सुना क्या? तेरा भाई रमेश अपनी जमीन बेचने वाला है। क्या? किसने कहा? किसने ये बात फैलाई गांव में? भैया क्यों बेचेंगे जमीन? कभी तो इशारा भी नहीं किया था उन्होंने। ये अचानक क्या हो गया? अरे सुरेश, हम तो बस सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं। सुबह चौपाल पे चर्चा चल रही थी। किसी ने कहा कि रमेश जी दलाल से मिले थे। कह रहे थे जमीन क्या करी, अब पाला नहीं जाता। अब बात फैलते फैलते पूरी हवेली तक पहुंच गई। हमारा क्या है, गांव में हवा चलती है तो कानों तक पहुंच ही जाती है। भैया ऐसा कैसे सोच सकता है? बाप की विरासत को ही बेच देगा क्या? हालत बुरी है पर इतनी भी नहीं थी कि बेचनी पड़े। अरे खेती में उतार चढ़ाव आता ही है, उसके लिए कौन जमीन छोड़ देता है? गांव में इज्जत भी कोई चीज होती है, बेचती तो लोग क्या बोलेंगे? सच बोलूं तो बात कुछ गड़बड़ लगती है। भैया मन से टूट गया होगा।
अरे भाई, हम तो वही बोल रहे हैं जो सुना है। किसी ने बताया कि रमेश का मन उचट गया है खेती से। कह रहा था क्या फायदा ऐसी जमीन का जो बोझ बन जाए। और तू तो जानता ही है, रमेश की चाल ढाल बदली सी लगती थी पिछले कुछ दिनों से। कभी खेत पे दिखता नहीं, ना हाल चाल पूछता है, लगता है परेशान है अंदर से। हमारा तो इतना कहना है, तू छोटा भाई है, जाकर समझा उसे। बापू की छोड़ी चीज ऐसे बेच दी तो कल को लोग नहीं छोड़ेंगे ताने देना। सच बोले तो घर का बड़ा लड़खड़ा जाए तो घर का छोटा ही संभालता है। नहीं, ये ठीक नहीं है। बाबूजी की छोड़ी हुई जमीन को ऐसे बेच देना बात हजम नहीं होती। समस्या बड़ी है पर हल निकलेगा। जमीन बेचकर भागना कोई रास्ता नहीं। अगर रमेश ने हिम्मत छोड़ी है तो मुझे और मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। गांव वालों की बातें खत्म हुई और वो वहां से चला गया। पर सुरेश के मन में जैसे तूफान उठ गया। हर शब्द उसे भीतर तक चुभ रहा था। भैया का नाम, जमीन बेचने की चर्चा, सब कुछ उलझा, अधूरा और परेशान करने वाला। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, पर दिल की बेचैनी उसे चैन से खड़े रहने भी नहीं दे रही थी। धीरे से उसकी मुट्ठियां भींच गई, चेहरे पर चिंता उतर आई। ये सब सच कैसे हो सकता है? सोचते सोचते उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। माथे पर हल्का पसीना, दिल में 100 सवाल। और सुरेश बिना एक पल गंवाए तेजी से घर की तरफ चल पड़ा, इस उम्मीद में कि भैया से बात करके सारी उलझने शायद सुलझ जाई। सुरेश जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि रमेश चारपाई पर आराम से बैठा हुआ है। लग ही नहीं रहा था कि उसे किसी बात की चिंता हो। भैया, ये सब क्या सुन रहा हूँ गांव में? आप जमीन बेचने वाले हो? आपको हो क्या गया है? अरे इतना गर्म क्यों हो रहा है? मेरी जमीन है, जो ठीक लगेगा करूंगा। जमीन सिर्फ आपकी नहीं है भैया, वो बाबूजी की आखिरी निशानी है। उसे ऐसे बेच देना ये सिर्फ फैसला नहीं, गलती है, बहुत बड़ी गलती। गलती? तो क्या करूं मैं? खेत संभलता ही नहीं मुझसे। दिन भर कोशिश करता हूं तो भी कुछ हाथ नहीं आता, जैसे जमीन ने मुझसे मुंह ही मोड़ लिया हो। थक गया हूं सुरेश, हर रोज हारने जैसा लगता है। संभालना पड़ता है भैया, जमीन मेहनत की मांग करती है और आप बस बैठे रहकर सोचते रहते हो कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। भैया, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा हूं, हार मानकर जमीन मत बेचो, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मत सिखा मुझे, मैं भी जानता हूं क्या करना है। इतने सालों से खेत मेरे ही हाथ में था, तू नया नया क्या बताएगा मुझे? लोग बाहर क्या बोल रहे हैं मैं सब जानता हूं, पर अभी किसी की सुनने की हालत में नहीं हूं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। दोनों भाइयों की आवाजों में छुपा दर्द चारपाई से लेकर दीवारों तक महसूस हो रहा था। रमेश गुस्से में था, पर उसके अंदर की थकान और टूटन सबसे ज्यादा जोर से बोल रही थी। और सुरेश, वो गुस्सा नहीं था, वो बस अपने भाई को डूबते हुए नहीं देख सकता था। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे, जैसे शब्द सारी लड़ाई हार चुके हों और केवल खामोशी ही सच बोल रही हो। यही खामोशी इस बात का इशारा थी कि अब ये झगड़ा नहीं, एक ऐसा मोड़ था जहां से कहानी का रास्ता बदलने वाला था। दोनों भाइयों की गरम गर्मी की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। मामला बढ़ता देख गांव की पंचायत ने फौरन फैसला लिया और उन्हें बरगद के पुराने पेड़ के नीचे हाजिर होने को कहा। बरगद के नीचे पंचायत जमा थी। धीरे धीरे रमेश और सुरेश साथ साथ मंद गति से चलते हुए वहां पहुंचे। दोनों के चेहरों पर तनाव साफ था, पर कदम भारी होने के बावजूद वे बिना कुछ बोले पंचायत के सामने आ खड़े हुए। हमने सुना है घर में काफी कहासुनी हो गई है। जमीन जैसी चीज पर भाई भाई में आग नहीं लगनी चाहिए बेटा। घर की दीवार अगर एक बार दरक जाए तो उसे जोड़ना बड़ी मुश्किल होता है। जिस विरासत को तुम्हारे बाबूजी ने संभाला उसे तुम दोनों मिलकर ही बचा सकते हो। इसलिए पहले सच सच बताओ, मामला है क्या? क्या बताऊं काका, खेत अब मेरे बस में नहीं लगता। जितना संभालने की सोचता हूं उतना ही हाथ से फिसलता जाता है। दिल हिम्मत नहीं कर पा रहा, इसलिए सोचा बेच दूं इसे, शायद यही अच्छा हो। लेकिन सुरेश है ना, वो कहता है जमीन बेचना ठीक नहीं, मुझे रोक ही देता है हर बार। रोक तो ठीक कर रहा है सुरेश। जमीन कोई कपड़ा लत्ता नहीं होती बेटा, एक बार गई तो वापस नहीं आती। और बोझ हल्का करने के चक्कर में
घर की जड़ें मत काटो। माँ बाप की छोड़ी चीज यूं हवाओं में नहीं उड़ानी चाहिए। काका, बात सीधी है। जमीन की गलती नहीं है, गलती तो बस मतलब भैया की लापरवाही की है। अच्छी भली जमीन थी पर काम कम हुआ। कभी पानी समय से नहीं, कभी खेत को हवा तक नसीब नहीं हुई। जमीन तो मां होती है काका, ध्यान न दो तो रूठ ही जाती है। इसी वजह से खेत कमजोर हुआ है, बेचने लायक नहीं हुआ। और इसके बावजूद भी मैं जमीन बेचने के खिलाफ हूं। मेहनत करेंगे तो ये फिर संभाल जाएगी, पर बेच दी तो सब खत्म। रमेश, देखो, सुरेश ने साफ साफ कहा है कि वो तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करेगा। अभी जमीन मत बेचो, पहले तुम दोनों मिलकर उसके ऊपर थोड़ा काम करके देखो। हो सकता है जमीन फिर से ठीक हो जाए। अगर सच में कोशिश के बाद भी कुछ फायदा न दिखे तब बेचने के बारे में सोच लेना। अभी जल्दबाजी मत करो, समझे? पंचायत की बात सुनकर रमेश मान गया। उसने तय किया कि जमीन बेचने की जल्दी नहीं करेगा। पहले सुरेश के साथ मिलकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने का वादा किया। पंचायत ने भी दोनों भाइयों को समझाया कि मिलजुल कर चलना ही सही रास्ता है। समझौते के बाद दोनों भाई फिर से उसी खेत में साथ साथ मेहनत करने लगे। सुबह की ठंडी हवा में उनके फावड़ों की आवाज फिर से उसी पुरानी पहचान की तरह गूंजने लगी। कुछ ही दिनों में जमीन ने उनकी मेहनत का जवाब दिया। सूखी पड़ी मिट्टी फिर से हरी होने लगी और खेत एक बार फिर हरा भरा होकर मुस्कुराने लगा। दोनों भाइयों की मिलकर की गई मेहनत ने मानो उस सूखी जमीन में फिर से जान फूंक दी। जहां पहले दरारें थीं, अब वहीं नमी और नई उम्मीदें दिखाई देने लगी। उनके कदमों की ताल और औजारों की खनक ने खेत को फिर से जी उठने का हौसला दिया। हर बीज जैसे उनके भरोसे को पहचान कर तेजी से अंकुरित होने लगा। कुछ ही दिनों में खेत ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली और यूं लगा जैसे मिट्टी भी कह रही हो, जब साथ हो और नीयत साफ हो तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुरेश, एक बात कहना चाहता हूँ। जो जमीन मैंने लालच में अपने हिस्से में ले ली थी, उसका मुझे सच में अफसोस है। उस वक्त समझ नहीं लाया कि भाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं अपनी उस गलती के लिए तुझसे माफी चाहता हूँ। आज खेत फिर से हरा भरा हुआ है तो उसमें तेरी मेहनत भी उतनी ही है जितनी मेरी। जो कुछ भी हमारे पास है वो हम दोनों का है, बराबर का। अगर तू साथ न देता तो शायद मैं कभी संभल ही नहीं पाता। अब से हर काम हम दोनों मिलकर करेंगे, हमेशा साथ। भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? गलती वलती कुछ नहीं होती अपने लोगों में। आपका हाथ मेरे सर पर है, बस यही काफी है। जमीन हो या मेहनत, सब आपका ही तो सिखाया हुआ है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो खेत क्या, पूरी जिंदगी हरियाली से भर जाएगी। और इस तरह दोनों भाइयों ने समझ लिया कि जमीन से बढ़कर रिश्तों की कीमत होती है। लालच कुछ पल का सुख देता है, पर साथ भाईचारे की ताकत पूरी जिंदगी संभाल लेती है। गलत फहमी मिटती है, पर अपना रिश्ता नहीं टूटने देना चाहिए। कहानी बस यही सिखाती है, जब मन साफ हो और दिल एक हो तो घर भी बसता है और खेत भी।